हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके आज सेट नंबर 29 में। और इससे पहले हम लोग 28 सेट कवर किए। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं और हम इसमें हमको बहुत सारा याद भी होगा। ये सब देखिए, इस समय से बहुत सारा प्रश्न जो है ना आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आज से सेट नंबर 29 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सेट में आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, वाणिज्य के किस पहलू से बिल बुल एंड बियर का संबंधित है। तो यह शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक बाजार से संबंधित है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत यदि खो देता है तो उसे प्राप्त होगा, उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होगा तो वो अपनी जमानत खो देगा। भारत में संचित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था। तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन कितना है। तो यह 1971 के जनगणना के आधार पर अभी वर्तमान में लोकसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। भारत के इसका पहला क्वेश्चन है 29 नंबर सेट का। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य कौन होते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वोट देने की जो वोट इसमें भारत के उपराष्ट्रपति में कौन दे सकता है। तो वोट देने के लिए ये कौन देगा। तो यानी कि यह संसद के दोनों सदन के जितने भी सदस्य होंगे वो सभी लोग जो है ना इसमें वोट दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो मनोनय जो सदस्य होता है, एंग्लो इंडियंस जिसे कहते हैं, एंग्लो एंग्लो इंडियंस, इसमें भी ये जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भी भाग देते हैं, यानी कि वोट देते हैं एंग्लो इंडियंस। जिसमें लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 है, तो कुल मिलाकर 14 ये लोग भी अपना वोट देते हैं। लेकिन जब वही हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के वोट में ये जो एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो नहीं देते हैं। एंग्लो इंडियंस इसमें वोट नहीं देते हैं। तो ये दोनों आप डिफरेंस याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा। तो राष्ट्रपति यदि यदि राष्ट्रपति संविधान का हनन करते हैं या संविधान का कोई कर्तव्य नहीं ठीक से करते हैं, काम अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या होगा, लोक अभियोग लगाया जाएगा। मोक्ष लोक महाभियोग लगाया जाएगा। यह आर्टिकल अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 61 के तहत इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा और इससे पहले इन्हें 14 दिन पूर्व यानी कि 14 महाभियोग लगने के 14 दिन पूर्व जो है इनको सूचना दी जाएगी कि आपको आपके ऊपर जो है महाभियोग का लगाया जा रहा है। यह जो है कहाँ से लिया गया है, महाभियोग शब्द कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिका से, यह संविधान से लिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है वह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ये जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे किस प्रकार का उसे कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, तो वह कौन से अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद आर्टिकल 22 में है। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो यह फंडामेंटल राइट्स यानी कि कितने हैं, भाग 3 में है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। इसी में से आर्टिकल जो 22 है, यह आर्टिकल जो 22 है यह गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण में प्रदान किया जाता है। यानी कि यदि आप गिरफ्तार हो जाते हैं, यदि आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसमें जो है ना आपको अधिकार दिया जाएगा कि आपको जो है ना 24 घंटे के अंदर वकालत में थी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। इसके अलावा आप जो है ना अपनी इच्छा से अपने मनपसंद वकील भी रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 22 में इसका वर्णित किया गया है। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है। पंचायत समिति क्या होता है। तो पंचायत समिति जो होता है यह पंचायत समिति जो होता है यह प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। यह सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, यानी कि छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर ये जो है कार्य करता है। यह अनुच्छेद यह आर्टिकल 243 243 के क में ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा की चर्चा की गई।
243 के क में ग्राम सभा की चर्चा किए गए हैं। ब्लॉक स्तर, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर इस पे जो है यह कार्य करता है, प्रशासनिक के रूप में एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? जब राज्य में, जब केंद्र में, जब देश में वित्तीय आपात स्थिति आती है, तो उसके लिए जो है 2 महीने के अंदर ही संसद के दोनों सदनों में इसको रखा जाएगा। संसद के दोनों सदनों में इसको अनुमोदन किया जाएगा। संसद के यह जो है अनुच्छेद 230 में वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपात की चर्चा की गई। वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। यह कहा गया है इसमें कि 2 महीने के अंदर, यानी कि 2 महीने के भीतर जो है आपको संसद के दोनों सदनों में इसको रखा जाएगा। और जब यह संसद से अनुमोदन हो जाएगा, यानी कि समर्थन मिल जाएगा, तब जो है ना इसको आगे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो है वित्तीय आपात जो है यह 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा। अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल ऐसा विदेश में नहीं आया है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल ऐसा देश में नहीं आया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यदि मौलिक अधिकार में यदि संशोधन करना है, तो मौलिक अधिकार में यदि संशोधन करना है, अनुच्छेद 34 में ये बोला गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 34 में ये बोला गया है कि संसद जो है मौलिक अधिकार को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें बदलाव ला सकती है, इसमें जो है संशोधन कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि संसद यह कार्य कर सकती है। यदि, लेकिन किसके आधार पे संशोधन करेगी? लेकिन क्यों करेगी? क्योंकि वह जो है फंडामेंटल राइट को और जो है शक्तिशाली बना रही है। तो शक्तिशाली बनाने के लिए संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। यह अनुच्छेद 34 में बोला गया है, आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स यह जो है यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो एक बार फिर देखते हैं, यह जो है भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी राज्यों के जो दक्षिण क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण सिरे, तो उत्तर पूर्वी के राज्य की बात करेंगे तो ये जो है आपको सेवन सिस्टर की हम बात करते हैं। जैसे कि ये आपका जो है देश भारत एक तरह से हो गया, आप इसको जो है ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका जो है मान लीजिए कि इस तरह से ये पूर्वोत्तर राज्य हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गया ये। तो कह रहा है पूर्वोत्तर राज्य का क्या कह रहा है कि दक्षिण सिरे में, यानी कि सबसे नीचे जो है वो कौन सा स्टेट है, यही से आप ये दिन पता लगा सकते हैं। तो सबसे नीचे जो है यह मिजोरम है। दक्षिण में जो है भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी सिरे में मिजोरम स्थित है। तो प्रश्न में भी यही पूछ रहा है कि दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन, यानी कि दक्षिण मिजोरम में जो है ब्लू माउंटेन का क्षेत्र स्थित है। तो यदि आप मैप को अच्छी तरह समझते हैं तो आप जो है ना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। डंकन पास किसके मध्य में स्थित है? डंकन पास यह जिसका डिस्कशन हम लोग पिछले कुछ सेट में भी किए थे कि डंकन पास जो है यह कहाँ से क्रॉस करती है, तो यह दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच में है। दक्षिण और छोटी अंडमान को यह अलग करता है डंकन पास। इसके अलावा 10 डिग्री जो है यह छोटी अंडमान और द्वीप समूह के बीच में है। छोटी अंडमान और द्वीप समूह के बीच में है 10 डिग्री चैनल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 10 डिग्री चैनल अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इसका एक जो है क्रम बना करके आप जो है याद रखेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा,
हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वह कौन सी दर्रा है? तो सबसे ऊंचा स्थित पर कौन सा दर्रा है? जिसे हम माना दर्रा कहते हैं। जिसे हम क्या चीज कहते हैं? माना दर्रा कहते हैं। माना दर्रा स्थित है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? तो 5,632 मीटर है। 5,632 मीटर है। वही जब हम रोहतांग की बात करें तो इसकी जो हाइट है 3978 मीटर है। जोजिला जो कि 3550 मीटर है। और बुर्जिला यानी कि यह 4100 मीटर पे है। तो सबसे आपके क्रम के अनुसार यदि देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्रम आपको सजाने के लिए दे देता है। इस तरह से आपको नाम दे देगा, एक तरफ से उसकी हाइट दे देगी, आपको सजाना होगा कि क्रम के अनुसार इस दर्रा को समझाइए, क्रम के अनुसार इसको दर्शाइए। तो सबसे यदि हम एक नंबर पे देखें तो सबसे पहले कौन होगा? माना दर्रा, इसकी हाइट है 5632 मीटर। दूसरे पर हम देखें तो बुर्जिला दर्रा है जो कि 4100 मीटर है। दूसरे पर हो गया बुर्जिला दर्रा 4100 मीटर। और तीसरा पर कौन होगा? रोहतांग दर्रा 3978 मीटर है। तीसरा पे हो गया। और चौथा पे हो गया जोजिला, जो कि यह चौथा पे है 3550 मीटर का। तो इस तरह से आप दर्रा के साथ साथ उसका हाइट को ध्यान रखेंगे तो क्रम से जाने में आपको आसानी होगी। यह जो है सब दर्रा जो है वो हिमालय पर्वत की श्रेणी पर स्थित है। मैग्रोव किसे कहते हैं? मैग्रोव यानी कि मैग्रोव वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैग्रोव वन यह किससे संबंधित है? तो मैग्रोव वन जो होता है वो लवण और कक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है। मैग्रोव वन जो होता है जिसमें अत्यधिक लवण पाया जाता है। लवण एवं कच्छ कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है। यह जो इस प्रकार के जो वन होता है यह परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जो है वन परिस्थितिकी को संतुलन बनाने के लिए एक अनिवार्य प्रकार का हो जाता है, जिसे मैग्रोव वन कहते हैं। मैग्रोव वन इस प्रकार के वन जो है यह वन परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है, बैलेंस कर किया रखता है। निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? यानी कौन सी पर्वत शिखर की बात कर रहा है जो कि भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन से पर्वत स्थित नहीं है? गोसाई थान। गोसाई थान यह कहाँ है? इसके अलावा जब हम कम देखें, कामेट हो गया, नंदा देवी हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सब जो पर्वत है ये सब भारत में ही स्थित है। पर्वत शिखर ये सब भारत में स्थित है। लेकिन गोसाई थान पर्वत चोटी जो है यह नेपाल में है। यह नेपाल में है। इसके अलावा यह जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेपाल की सॉरी गो सॉरी गोसाई थान पर्वत चोटी है, नेपाल में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें माउंट एवरेस्ट की बात करें जो कि यह भी नेपाल में ही स्थित है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं। अभी इसकी वर्तमान में हाइट देखें तो 8550 मीटर के आसपास है। 8548 मीटर। अभी कुछ समय पहले इसकी हाइट में थोड़ा सा पॉइंट में कुछ वृद्धि भी हुआ था। तो ये इस तरह से एक करंट का भी टॉपिक बन जाता है कि अभी वर्तमान में हिमालय की पर्वत शिखर की हाइट कितनी है। तो इसमें कुछ पॉइंट करके जो इसका जो हाइट बढ़ा था, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। गोसाई थान यह पर्वत चोटी जो है नेपाल में स्थित है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस से आप इसको ऐसे असम असम में जैसे कि असम में जो है मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की यह सहायक नदी है जो कि असम में बहती है। ब्रह्मपुत्रा की यह सहायक नदी है जो कि असम में स्थित है, असम में बहती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा। यह निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है।
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह जो है नेपाल, चीन होते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। और यह जब आती है भारत में यानी कि असम में, तो यह इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा होते हुए इसमें इसकी मानस घाटी इसकी जो सहायक नदी है, और इस तरह से यह होते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से यदि यहाँ देखें तो तिब्बत के मानसरोवर झील से इस तरह से इसे निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है जिसे दिहांग कहते हैं, और इससे फिर यह असम में होते हुए असम में प्रवेश करती है, और फिर यह जाकर के बांग्लादेश में गिर जाती है। और बांग्लादेश में यहाँ से आते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए जो नदी आती है गंगा, इसमें आकर के यहाँ पे मिल जाती है, और इस तरह से होते हुए दोनों मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? चितवन घाटी कहाँ है? तो चितवन घाटी एक बार फिर से हम देखेंगे कि यह नेपाल में स्थित है। चितवन घाटी एक बार फिर से हम देखेंगे कि यह कहाँ है, नेपाल में है। यह नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेपाल में इसका राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें जो है 1917 में इसको जो है 1917 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सॉरी, 1917 में जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था नेपाल में, चितवन घाटी। यह नेपाल में ही स्थित है। चितवन घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नेपाल में है, 1917 में स्थापित किया गया था। और 1984 में इसको जो है वह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1984 में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का तात्पर्य यह होता है कि उसको यूनेस्को के द्वारा जो है इसको संरक्षण किया जाता है समय समय पे। यह एक टूरिज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है, जो कि भारत में स्थित है, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह जो है विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा जब हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो भारत के कुल 85% भाग का जो है कुल इसका 85% भाग जो है भारत का, इसमें 15% है, जिसमें भारत में 15% स्थित है, और पाकिस्तान में सॉरी 85% जो है भारत में है। इसका कुल भाग जो है 85%, यानी कि ज्यादातर एरिया जो है यह 85% यह भारत में पाया जाता है, और कुल मिलाकर 15% जो है वह पाकिस्तान क्षेत्र में चला जाता है। जैसे कि राजस्थान को जब हम मैप देखते हैं तो यह जो है बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 85% भारत में हो जाता है इसका जनसंख्या, और 15% जो है वह पाकिस्तान में चल जाता है, जो कि विश्व का यह 17वां बड़ा मरुस्थल है, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल भी कहा जाता है, जिसे हम राजस्थान के थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1347 में बहमन शाह के द्वारा किया गया था। 1347 में बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया। यह एक इस्लामिक राज्य था, जो कि यह एक इस्लामिक जो था राज्य था, जो कि दक्कन एरिया में फैला था, यानी कि महाराष्ट्र वाले भाग में फैला हुआ था। यह कुल मिलाकर 1347 से लेकर 1518 तक इसका जो है कालक्रम चला था। दक्कन वाला एरिया में ये जो राज्य था, दक्कन वाला बात की हम करें तो यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हुमायूं के द्वारा, या जो कि बाबर का बेटा था हुमायूं, जिसने चुनार के ऊपर आक्रमण किया था, कब किया था? तो यह 1532 में किया था। 1532 में चुनार दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और इसमें शेर खान पर हमला किया था। शेर खान पे हमला किया था और किला को यह जीत भी लिया था, यानी कि दुर्ग किला को यह जीत लिया था, चुनार के दुर्ग किला को जीता था। इसमें चुनार के जो था वो शेर खां था।
शेर खान, जिसके ऊपर आक्रमण किया और जीत लिया। इसे दोहरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को दोहरिया का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे भी आप इसको प्रश्न बना सकते हैं कि दोहरिया का युद्ध है, दोहरिया का जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। जिसने हुमायूं उसके बाद 1532 में जिसमें हुमायूं ने विजय किया, जीता और दुर्ग किला को, चुनार के दुर्ग किला को जीत लिया था। अकबर के साथ ही युद्ध करने वाली रानी जो थी वह दुर्गावती, वो कहाँ की थी? रानी दुर्गावती कहाँ की रहने वाली थी? तो अकबर के साथ जो युद्ध किया था वो गठमंडला के था। जो रानी दुर्गावती थी यह गठमंडला की थी। यह कहाँ है? अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह संबंधित है। इसका जो कालखंड था वो 1524 से 64 तक था। यह मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन करती थी। कौन? दुर्गावती। इसका जो कालखंड था वो 1524 से 64 तक था। मध्य प्रदेश के यह गोंडवाना क्षेत्र जो है वह यहाँ पे यह शासन करती थी। गोंडवाना। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार के नाम से जाना जाता है? तो मक्का द्वार जिसे हम गुजरात के सूरत बंदरगाह को कहते हैं, जिसने मुगल काल में यह मक्का द्वार इसे कहा जाता था, गुजरात के सूरत को। क्योंकि देखिए ज्यादातर, क्योंकि यहाँ से जो है सूरत यह समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ पर से जो है ना व्यापार बहुत अच्छा खासा होता था, इसलिए इसे मुगल काल में इसे मक्का का द्वार कहा गया। किस फ्रांसीसी किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी आया था, जिसका जो कि स्थापना जो किया था, वह किसको माना जाता है? कोलबर्ट। 1664 में एक कोलबर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जो कि फ्रांसीसी था। 1664 में एक कोलबर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया, जो कि 1668 में स्थापित हुई थी। सबसे पहले 1668 में स्थापित हुई थी सूरत में। अब देखिए यहाँ पे जो है हम अंग्रेज की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांसीसी की बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी जो कि सबसे लास्ट में भारत में आया था, सबसे पहले यूरोप आया था, सबसे पहले सॉरी पुर्तगाल आया था, फिर आया डच, फिर आया इंग्लैंड, फिर आया था फ्रांस। तो हम अभी फ्रांस की बात कर रहे हैं कि फ्रांस के जो एक व्यक्ति था कोलबर्ट, जिसने 1664 में एक आदेश पारित किया, 1664 में एक आदेश पारित किया और यहाँ पे भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कहाँ पे? 1668 में। 1668 में सूरत में यह स्थापना किया था। यह जो है अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी था, अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी था। अब यहाँ पे जैसे इंग्लैंड के जब ब्रिटेन आया था तो वहां भी हम देखे थे कि यह भी जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में स्थापित की थी, तो सब जितने भी जो लगाए आए थे, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड या फ्रांस से, सब लोग जो व्यापारिक थी, जो यहाँ पे कंपनी स्थापना किए थे, सब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता था। क्योंकि भारत जो है यह ईस्ट इंडिया कहलाता था। भारत जो है वो ईस्ट में है, इंडिया जो है वो ईस्ट में है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शुरुआत हुई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के ऊपर यह लंदन में जाकर, जब इसका कार्यकाल खत्म हुआ तो यह लंदन में जाकर इसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था। क्योंकि वारेन हेस्टिंग जो है इसके ऊपर अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य करने के कारण इसको जो है चलाया गया था। इसके ऊपर जो महाभियोग चला था वो 17
1788 से 95 तक इस पर चला था महाभियोग। यह जाकर लंदन में जाकर चला था। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ से थी? सबसे ज्यादा जो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो सैनिक भाग लिए थे वो कहाँ से लिए थे? तो यह लगभग यह जो लिए थे वो अवध से लिए थे। सबसे ज्यादा जो सैनिक थी, माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो सैनिक थी वो अवध के सैनिक थे, क्योंकि 1857 की क्रांति में लगभग यहाँ पे अवध से लगभग 75,000 सैनिकों की संख्या इसमें भाग लिए थे। 75,000 सैनिक जो है इसमें यहाँ से अवध से भाग लिए थे। हुआ यह था कि 1857 से पहले यानी कि 1856 में हुआ यह कि अवध को जो है वह विलय किया गया था। अवध को जो है अंग्रेजी विलय किया गया, और जिसके कारण सैनिक जो थे वो काफी नाखुश दिखे थे, जिसी के कारण इस 1857 की एक उस ठीक अगले साल यानी कि 1857 में क्रांति हुई, और यहाँ से सबसे ज्यादा जो है सैनिक उसमें भाग लिए थे इस युद्ध में। इसको युद्ध नहीं कहेंगे, यह एक क्रांति थी। यह इसे 1857 की क्रांति को इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की क्रांति का भी कहा जाता है। कई सारे इसके नाम भी दिए जाते हैं। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? साथ नहीं है, यहाँ पे साक्ष्य है। साक्ष्य कुत्तों के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम यानी कि जिसे हम गढ़ तवास के नाम से जानते हैं। गढ़ तवास क्या होता है? जैसे कि इस तरह से अगर जमीन है, समतल जमीन है, तो उसको जो है बीच से गड्ढा कर दिया जाता था, बीच से गड्ढा करके, और इसमें लोग जो है ना रहा करते थे। और इसमें से कहा जाता है कि इस तरह के जो गर्तवास है इसमें तो अपने साथ साथ फिर मरने के बाद जो है इन दोनों को, कुत्तों को और मानव दोनों को जो है एक ही साथ दफना दिया जाता था इसी तरह के गर्तवास में। तो बुर्ज होम यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से गर्तवास, इसको कभी कभी आपको जो है गर्तवास भी देखने को मिलेगा, तो आप जो है ना ध्यान रखेंगे इसका। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन जो है बनाने के लिए वो लगभग आपको जो है इसमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तब जाकर शरीर में एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्ल बनने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका के मूल घटक निम्न में से कौन शामिल है? कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? तो इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, डी सभी सही होगा। कोशिका के झिल्ली, कोशिका के द्रव्य और केंद्रक, जिसे हम कोशिका के मूल घटक के रूप में जानते हैं। रिकेटस एक बीमारी है। रिकेटस जो बीमारी होता है वह किसके कारण से होता है? तो यह विटामिन डी के कारण से होता है। विटामिन डी के कारण से होता है। यह जो है यह सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है यह हड्डियों को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वह हड्डियों को प्रभावित करता है, और यह विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी जो है वो सबसे ज्यादा हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो इस तरह से हम लोग 25 प्रश्न को देखें, और ये सेट नंबर 29 था। एक और सेट इसमें हम लोग देखेंगे, और कुल मिलाकर हम लोग इसमें 30 सेट कवर करेंगे। 30 सेट में आपको लगभग जो है 750 के आसपास आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सिर्फ वन लाइनर प्रश्न थी जो कि आप 750 देखें। इसमें अगर समझने की ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो करीब आपको जो है लगभग 800 के प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। आज के कुछ प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तीसरा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? और चौथा है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर आप जो है आपको कमेंट में बताना है। ये पिछले सेट का कुछ प्रश्न था, यदि आप पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद होगा। इसके अलावा आप जो है ना हमें वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और क्वेश्चन का जवाब जो है ना आपको कमेंट में जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है पीछे वाला आप पीछे से आप जो भूलिएगा नहीं। इसमें कुल एक सेट और देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग 1 अक्टूबर से हम लोग जनवरी 2021 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे।
करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें लगभग से आपको 30 से 40 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसी तरह से ये भी सेट चलेगा जिस तरह से स्टैटिक जीके का हुआ है। अब इसको जो है देखिए, अभी सेट तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, समय समय पर आप इसको देखते रहेंगे और समय समय पर हम इसको जो है बार बार फिर से टेस्ट भी लेते चलेंगे। एवरी संडे को जिस तरह से यहाँ पे सेट होगा उसी तरह से फिर इसको भी सेट किया जाएगा, ताकि आप इस चीज को भूलिए नहीं। देखिए 800 प्रश्न जो है बहुत प्रश्न होता है, आपको एग्जाम में जो है काफी मदद करेगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।